हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अध्याय 681 सभी तारे चंद्रमा को घेरे हुए हैं। अनंत दृश्य 1। उस समय जो व्यक्ति सबसे अधिक असहज महसूस कर रहा था वह शंगगुआन फुरोंग था। वह शंगगुआन देहुई की सगाई के लिए इधर उधर भागती रही थी, यहाँ तक कि उसने लीलोंग को भी आमंत्रित किया था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसने निकुई हुआ और उसकी बेटी नियांग के लिए शादी का जोड़ा तैयार कर लिया था। जिस व्यक्ति को सुर्खियों में होना चाहिए था वह थी। यह निकुई हुआ और नियांग कैसे बने? वे श्रीमान एब्नर को कैसे जानते थे? बस दो देहाती लोग। उन्हें यह अधिकार किसने दिया? जितना अधिक शंगगुआन फुरोंग इसके बारे में सोचती उतना ही कम वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होती। लगभग चाहती कि वह निकुई हुआ के चेहरे को टुकड़ों में फाड़ सके। फुरोंग, झाओ शेन ने धीरे से उसकी आस्तीन खींची। यह क्या है? शंगगुआन फुरोंग ने अधीरता से अपना सिर घुमाया। झाओ शेन ने निगलते हुए कहा, क्या हम भाई और भाभी के लिए भी टोस्ट पेश करेंगे? शंगगुआन देहुई और निकुई हुआ शाम के सितारे थे। सभी मेहमानों ने उनके लिए टोस्ट करने की पहल की। अगर वे ऐसा न करते तो यह थोड़ा अजीब लगता। शंगगुआन फुरोंग ने झाओ शेन की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, भाभी? अभी तो शादी भी नहीं हुई है, उसे भाभी कैसे माना जा सकता है? मैंने कहा कि तुम मूर्ख हो और तुम सच में मूर्ख हो। स्रोत 0 पॉइंट पर अपडेट किया गया। भले ही वे विवाहित हों, फिर भी उनका तलाक हो सकता है। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि शंगगुआन देहुई और निकुई हुआ की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन झाओ शेन कुछ परेशान था। लेकिन हमारी माँ देख रही है और यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त हैं। फुरोंग, चलो बस वहाँ चलते हैं। वहाँ इतने सारे लोग मौजूद थे कि वे बूढ़ी शंगगुआन मैडम को शर्मिंदा नहीं कर सकते थे। शंगगुआन फुरोंग ने पक्ष और विपक्ष को तौला और अंत में वाइन ग्लास उठाने का फैसला किया और झाओ शेन के साथ वे शंगगुआन देहुई और निकुई हुआ के पास गए। भाई दया, झाओ शेन और मैं आपके लिए टोस्ट करते हैं। झाओ शेन अपना गिलास पकड़े खड़ा था। धन्यवाद फुरोंग। निकुई हुआ ने अपना कप उठाया और उसके साथ टकराया। शंगगुआन देहुई चुप रहा और उसने एक हाथ से लिटिल नियू को पकड़ रखा था और अपने पेय से एक घूंट पी रहा था। शंगगुआन फुरोंग ने धीरे से अपने होंठ काटे, यह जानते हुए कि शंगगुआन देहुई पिछली बार की घटना को लेकर अभी भी परेशान है। लेकिन शुरू से ही उस घटना में उसकी कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा बूढ़ी मैडम शंगगुआन ने उसे थप्पड़ मारा था और उसने पहले ही नियांग से माफी मांग ली थी। अब शंगगुआन देहुई तो निकुई हुआ के लिए सही और गलत में भी अंतर नहीं बता सकता था। क्या वह भाई बनने के लायक भी है? मिस नी, मिस्टर शंगगुआन, बधाई हो। मिस्टर इब्नर अपना गिलास हाथ में लेकर दूसरी तरफ से आए। मिस्टर अब्नेर। शंगगुआन देहुई ने अपना गिलास उसकी ओर बढ़ाया। जॉर्जिया ने तो यहाँ तक दावा किया कि नियांग उसकी बेटी है, लेकिन मिस्टर एब्नर का टोस्ट देना तुच्छ बात थी। इसकी तुलना में श्री अब्नेर शंगगुआन देहुई के सामने अभी भी जूनियर थे। शंगगुआन फुरोंग ने अपनी आंखें मूंद ली। वह शंगगुआन देहुई की बहन होने के नाते श्री अब्नेर की चाची मानी जाएंगी। बड़े होने के नाते श्री एब्नर को निश्चित रूप से उनके लिए भी शराब पीनी चाहिए। जब तक मिस्टर एब्नर उसे टोस्ट देते रहेंगे, कम से कम वह अपना खोया हुआ सम्मान कुछ हद तक वापस पा सकेगी। ऐसा सोचकर उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। शंगगुआन फुरोंग ने अपनी पीठ सीधी की और मिस्टर एब्नर के टोस्ट का इंतजार करने लगी। हालांकि मिस्टर अब्नेर ने न केवल उसे टोस्ट नहीं किया, बल्कि वह उसकी जगह शंगगुआन देहुई के साथ चले गए। जाहिर है दोनों के बीच कुछ चर्चा होनी थी। निकुई हुआ ने शंगगुआन देहुई से लिटिल नियुन को लिया और जॉर्जिया के साथ बातचीत की। दो पुरुषों के बीच बातचीत में शंगगुआन फुरोंग वास्तव में कुछ नहीं कह सकती। उसे जॉर्जिया को ढूंढना चाहिए। जॉर्जिया मिस्टर एब्नर की मां थी। अगर वह जॉर्जिया को खुश करने में कामयाब हो जाती तो यह मिस्टर एब्नर को खुश करने के बराबर होता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जॉर्जिया पहले से ही निकुई हुआ के साथ बातचीत में व्यस्त थी।
शंगगुआन फुरोंग स्वाभाविक रूप से नीकुईहुआ के साथ बातचीत शुरू करने के लिए इतना नीचे नहीं गिरेगी। उसे टोस्ट करना पहले से ही उसे बहुत सम्मान दे रहा था। यदि कुछ भी हो तो नीकुईहुआ को जॉर्जिया के साथ आना चाहिए। वह शंगगुआन परिवार में एकमात्र बची हुई बहू थी, इसलिए नीकुईहुआ को उसे खुश करने का कोई तरीका सोचना चाहिए, जैसे लिनफांग उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्यवश नीकुईहुआ को इसकी जरा सी भी समझ नहीं थी। यदि नीकुईहुआ आज रात जॉर्जिया को लाने के लिए तैयार होती तो वह नीकुईहुआ को माफ कर देती। यदि नीकुईहुआ संकेत समझने को तैयार नहीं होती तो वह अपने जीवन में नीकुईहुआ को कभी माफ नहीं करती। शंगगुआन फुरोंग ने अपनी आंखें मूंद ली। उसने इतने लंबे समय तक इंतजार किया था, लेकिन नीकुईहुआ ने उसे खुश करने की कभी पहल नहीं की। शंगगुआन फुरोंग इतनी गुस्से में थी कि उसे उल्टी आ रही थी। सगाई की दावत खत्म होने से पहले ही वह बिना कुछ बोले चली गई और झाओ शेन को गंदगी साफ करने के लिए पीछे छोड़ गई। बूढ़ी मैडम शंगगुआन ने झाओ शेन की ओर देखा और क्षमा याचना करते हुए कहा, झाओ शेन, फुरोंग हमेशा से ही बहुत प्रतिस्पर्धी रहा है, जिसने आपको कई बार परेशान किया होगा। झाओ शेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह ठीक है। मैं जानता हूं कि फुरोंग बुरा व्यक्ति नहीं है। पिछले कई वर्षों में उसे इसकी आदत हो गई थी। अध्याय 682, सभी तारे चंद्रमा को घेरे हुए हैं, अनंत दृश्य 2। अब इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। आज खुशी का दिन होना चाहिए था। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन इन अप्रिय मामलों को सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन शंगगुआन फुरोंग ने सचमुच अपनी सीमाएं लांघ दी थी। वह बिना कुछ कहे उठकर चली गई। नीकुईहुआ और शंगगुआन देहुई इस बारे में क्या सोचेंगे? बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने आगे कहा, झाओ शेन, ऐसे समय होते हैं जब एक आदमी को ऊंचा खड़ा होना चाहिए। उसे तुम्हें धमकाने मत दो। झाओ शेन ने सिर हिलाया, मां, मैं समझ गया। चिंता मत करो, फुरोंग इतना भी नासमझ इंसान नहीं है। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने एक हल्की आह भरी, मुझे ठीक से पता है कि वह किस तरह की व्यक्ति है। अब मैंने सुना है कि फुरोंग और लिनफांग हाल ही में काफी करीब आ गए हैं। ऐसा ही लगता है। झाओ शेन ने सिर हिलाना जारी रखा। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने आगे कहा, लिनफेंग बहुत ही गणना करने वाली महिला है। वह सामने से एक तरह से काम करती है और पीछे से दूसरी तरह से। जब चालाकी की बात आती है तो फुरोंग उसे मात नहीं दे सकता। मैंने पहले ही फुरोंग को चेतावनी दे दी है और आपको भी लिनफेंग से सावधान रहना चाहिए। शंगगुआन फुरोंग एक ऐसी महिला है जो अपनी खामियों को अपने चेहरे पर दिखाती है। वह अपने मन की बात कहती है। यदि उसमें थोड़ी भी चालाकी होती तो वह नमस्ते कहे बिना उठकर नहीं जाती। जबकि लिनफांग अंदर से सड़ा हुआ है। वह ऐसे व्यक्ति की तरह है जो दूसरों के सामने इंसान की तरह व्यवहार करता है और उनकी पीठ पीछे शैतान की तरह। ये दोनों लोग एक ही स्तर पर नहीं हैं। शंगगुआन फुरोंग लिनफांग के लिए एक मैच नहीं है। झाओ शेन ने बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन के शब्दों के पीछे छिपे निहितार्थ को समझा। ठीक है मां, चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। स्रोत डॉट पर अपडेट किया गया। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने सिर हिलाया, अच्छा, आपके शब्दों से मुझे तसल्ली मिली है। हकीकत में झाओ शेन एक बहुत चतुर व्यक्ति है। अन्यथा झाओ परिवार इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाता, बल्कि इसके विपरीत वे लगातार फलते फूलते रहे। वह झाओ के पारिवारिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और हमेशा शंगगुआन फुरोंग की बात सुनता है। इसका कारण केवल यह है कि वह उससे प्यार करता है। वह वास्तव में शंगगुआन फुरोंग को पसंद करता है। उस समय उन्होंने शंगगुआन फुरोंग से शादी करने के लिए काफी कीमत चुकाई थी। झाओ शेन के अपने प्रति प्यार का फायदा उठाते हुए शंगगुआन फुरोंग झाओ परिवार में अपनी मर्जी के अनुसार काम करती है, अहंकार और स्वेच्छाचारिता से काम करती है, यहाँ तक कि बूढ़ी श्रीमती झाओ को भी उसके मूड की दया पर जीना पड़ता है। झाओ शेन ने आगे कहा, मैं अब अपने भाई और भाभी से बात करूंगा ताकि वे फुरोंग को गलत न समझे। बूढ़ी श्रीमती शंगगुआन ने सिर हिलाया। सगाई समारोह समाप्त होने के बाद नी यांग और मो किशन ने जॉर्जिया और मिस्टर अबनेर को दरवाजे तक पहुंचाया। शंगगुआन देहुई और नीकुईहुआ अन्य मेहमानों को विदा कर रहे थे। मो किशन आगे बढ़े,
सच्चे सज्जन का रूप धारण करते हुए उन्होंने कार का दरवाजा उनके लिए खोला। कृपया। जॉर्जिया नियांग की बाह पकड़ रही थी। वह झुकी और फुसफुसाई, यांग यांग, तुम्हारा प्रेमी बहुत अच्छा है। मो कीशन के शब्दों और कार्यों से यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में नियांग की परवाह करता था। धन्यवाद। मिस्टर अबनेर ने मो किशेन की ओर देखा। यांग यांग मेरी माँ की धर्मपुत्री है, तो क्या इससे हम कुछ हद तक भाई जैसे नहीं हो जाएंगे? मो किशेन ने हल्का सा सिर हिलाया। यह मेरा सम्मान है। श्री एबनर ने कहा, खुद को श्री मो का भाई कह पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। यद्यपि अन्य लोग मो कीशन की स्थिति से अनभिज्ञ थे, लेकिन श्री अबनेर निश्चित रूप से अनभिज्ञ थे। 3 साल पहले उन्होंने मो किशेन को एफ कंट्री में एक बड़ी सभा में देखा था। वह भीड़ से घिरा हुआ था, जैसे चांद सितारों से घिरा हुआ हो, ग्लैमर से भरा हुआ। इसके साथ ही वह वहां एकमात्र चीनी व्यक्ति भी थे। ऐसा व्यक्ति संभवतः अपव्ययी कैसे हो सकता है? कार को दूर जाते देख नियांग ने मो किशेन की आस्तीन खींची। भाई मो, क्या आप और मिस्टर अबनेर एक दूसरे को पहले से जानते थे? मो किशेन ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं उनसे कुछ साल पहले एफ कंट्री में एक बार मिला था। नियांग ने हंसते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि पार्टी में आप दोनों के बातचीत करने के तरीके से मुझे कुछ अजीब लगा। यांग यांग, क्या तुम्हें जलन हो रही है? मो किशेन ने नियांग के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए पूछा। नियांग ने असहाय होकर कहा, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मो किशेन ने अपनी नजरें नीची की और उसके गाल पर एक त्वरित चुंबन लिया, जो पानी पर तैरते ड्रैगनफ्लाई की तरह हल्का था। नियांग ने उसे घूरते हुए कहा, हम सार्वजनिक स्थान पर हैं, अपनी छवि का ध्यान रखें, सावधान लोग देखें। यद्यपि 1984 में बीजिंग उतना रूढ़िवादी नहीं था, फिर भी स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन दुर्लभ था। तो फिर हम भविष्य में यह काम गुप्त रूप से करेंगे। नियांग। ये सभी घटनाएं शंगगुआनजू ने दूसरी मंजिल से देखी। नियांग एक असाधारण व्यक्ति थे। उनके बड़े भाई होने के नाते उन्हें अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी बेटी किसी बेकार आदमी के साथ न रहे। सौभाग्य से मो किशन उतना घृणित नहीं था जितना अफवाहों में बताया गया था। शंगगुआनजू की आंखें सख्त हो गईं और उसने अपने पेय का एक घूंट लिया। झाओ परिवार निवास। जब झाओ शेन वापस लौटे तो शंगगुआन फुरोंग अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकली थी। अध्याय 683। सभी तारे चंद्रमा को घेरे हुए हैं। अनंत दृश्य 3। उसने गहरे बैंगनी रंग का स्नान वस्त्र पहना हुआ था। उसकी भौहें और आंखें सामान्य से कम उभरी हुई थीं और वह अधिक कोमल दिख रही थी। झाओ शेन ने उसे ऐसे देखा जैसे 15 साल पहले की शर्मीली जवान लड़की को देख रहा हो। एक पल के लिए उसका दिल धड़क उठा और वह शंगगुआन फुरोंग को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। आज रात तुम गेस्ट रूम में सोओगी। शंगगुआन फुरोंग आज सगाई भोज में जो कुछ हुआ था उससे अभी भी परेशान थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से झाओ शेन से खुश नहीं थी। जहां तक शंगगुआन फुरोंग के आदेशों की बात है, झाओ शेन ने कभी भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना बिस्तर और कपड़े समेटे, दरवाजा खोला और अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ा। झाओ शेन अभी लिविंग रूम में पहुंचे ही थे कि बूढ़ी महिला झाओ ऊपर की सीढ़ियों से उतरी। क्या फुरोंग ने तुम्हें फिर से बाहर निकाल दिया? झाओ शेन ने सिर हिलाया। बूढ़ी महिला झाओ ने आह भरते हुए कहा, इस महीने में ऐसा कितनी बार हुआ है? माँ, मैं ठीक हूँ। झाओ शेन ने आगे कहा, मैं बिस्तर पर जा रहा हूँ, आपको भी जल्दी सो जाना चाहिए। झाओ शेन को अध्ययन कक्ष की ओर जाते देख बूढ़ी औरत झाओ ने अपनी भौहें गहरी सिकोड़ ली। वह आगे बढ़ी, टेलीफोन उठाया और एक नंबर डायल किया। फोन रखने के बाद बूढ़ी महिला झाओ पिछवाड़े में बुद्ध हॉल की ओर चली गई। झाओ परिवार का अध्ययन कक्ष काफी बड़ा था। बाथरूम से बाहर निकलते ही डेस्क पर रखा टेलीफोन बजने लगा। झाओ शेन जवाब देने के लिए आगे बढ़े। हेलो। लाइन के दूसरी ओर से एक नरम और जरूरी महिला की आवाज आई। हेलो, क्या यह सिस्टर फुरोंग है? स्रोत डॉट पर अपडेट किया गया। यह स्पष्टतः लिनफांग की आवाज थी। यह झाओ शेन है। लाइन के दूसरी तरफ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आवाज आई, जीजाजी, मैं काट रोड पर एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ पर हूं।
बाहर तेज बारिश हो रही है, मेरी साइकिल चोरी हो गई है और मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सिस्टर फुरोंग के अलावा मुझे वास्तव में मेरी मदद करने वाला कोई और नहीं मिल रहा है। जब उसने अपने आखिरी शब्द कहे तो लिन फेंग की आवाज में सिसकियां भर आई। वह अकेली और असहाय लग रही थी, पूरी तरह से अप्रतिरोध्य। झाओ शेन स्वाभाविक रूप से एक नेक इंसान था। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए वह स्वाभाविक रूप से इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। ठीक है, वहीं रहो, मैं अभी आता हूं। तो थैंक यू। जीजाजी, लिन फांग ने फोन रख दिया। उसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था, फिर भी उसके मुंह के कोने पर विजय की एक मुस्कुराहट खेल रही थी। भारी बारिश हुई। बारिश की बूंदें छतों पर गिर रही थीं, जिनमें बर्फ के टुकड़े भी शामिल थे। झाओ शेन गाड़ी चलाकर चला गया। अंधेरे में हेडलाइट की एक चमकदार सफेद रोशनी रात को चीरती हुई उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर बुद्ध हॉल में बैठी बूढ़ी महिला झाओ ने अपने मनके वाले कंगन पर दस्तक दी, फिर अचानक अपना हथौड़ा नीचे रख दिया, खड़ी हो गई और धूप बत्ती जलाकर धूपदान में रख दी। अमिताभ। वृद्ध महिला झाओ ने अपने हाथ जोड़े और श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुकाया। इस बीच शंगगुआन फुरोंग गहरी नींद में सो गया था। काट रोड झाओ परिवार के घर से ज्यादा दूर नहीं था और झाओ शेन ने आसानी से लिन फैंग द्वारा बताए गए टेलीफोन बूथ को ढूंढ लिया। छाता पकड़े हुए वह कार से बाहर निकल गया। जियाओलिन, कॉमरेड जियाओलिन। झाओ शेन की आवाज सुनकर लिन फैंग, जो टेलीफोन बूथ के कोने में दुबकी हुई थी, तुरंत उठ खड़ी हुई, जैसे उसे उम्मीद दिख रही हो। वह झाओ शेन के पास दौड़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया और बेकाबू होकर रोने लगी। लिन फैंग और शंगगुआन फुरोंग बहुत अलग थे। लिन फांग एक नाजुक महिला थी जिसे सुरक्षा की आवश्यकता थी, जबकि शंगगुआन फुरोंग अडिग रूप से दृढ़ थी। झाओ शेन एक पुरुष था और उसकी हड्डियों की गहराई में जीतने और रक्षा करने की इच्छा छिपी हुई थी। हालांकि लिन फांग के व्यवहार ने शंगगुआन फुरोंग की कमी को पूरा कर दिया। कुछ समय के लिए झाओ शेन को लिन फांग को दूर धकेलना मुश्किल लगा, यह याद करते हुए कि कैसे शंगगुआन फुरोंग ने उन्हें उनके कमरे से बाहर निकाल दिया था। झाओ शेन को गुस्सा आने लगा। बदला लेने की भावना में उसने लिन फैंग को गले लगा लिया और काली छतरी को जमीन पर गिरा दिया। बर्फीली बारिश की बूंदों ने तुरंत उनके कपड़ों को भिगो दिया। लिन फैंग के चेहरे पर, उसके मुंह के कोने पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान तैर गई। झाओ शेन आखिरकार उसकी पकड़ से बच नहीं सका। आने के लिए धन्यवाद जीजाजी, लिन फैंग ने घुटते हुए कहा। कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ठीक है, लिन फैंग ने सिर हिलाया। दोनों कार में बैठ गए और झाओ शेन ने लिन फैंग को एक सूखा तौलिया दिया। अपना चेहरा पोंछ लो। धन्यवाद जीजाजी, लिन फैंग ने तौलिया स्वीकार किया और फिर पूछा, क्या मैं आपको आपके नाम से बुला सकता हूं? उस प्रश्न में गहरा निहितार्थ छिपा था। झाओ शेन चुप हो गया। फुरोंग आपसे उम्र में बड़ा है, बेहतर होगा कि आप मुझे जीजा कहें। उसके शब्दों से यद्यपि लिन फैंग के चेहरे पर निराशा झलक रही थी, फिर भी वह अपने दिल में निराश नहीं हुई। झाओ शेन ने पहले उसे दूर नहीं धकेला था, जो यह दर्शाता था कि वह डगमगा रहा था। कुछ चीजों को चरणबद्ध तरीके से करना पड़ा। झाओ शेन ने जाने के लिए इंजन चालू किया। जैसे ही कार इमारत के नीचे पहुंची, लिन फैंग ने कहा, मैं घर नहीं जाना चाहता। तो फिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? झाओ शेन ने लिन फैंग को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। अध्याय 684, सभी तारे चंद्रमा को घेरे हुए हैं, अनंत दृश्य 4। लिन फैंग ने झाओ शेन को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब तक मुझे घर नहीं जाना है, कहीं भी चल सकता है। झाओ शेन कुछ देर तक चुप रहे। अंततः उन्होंने गाड़ी चलाकर वहां से चले जाने का निर्णय लिया। अंततः झाओ शेन ने लिन फैंग के साथ एक विला के सामने गाड़ी पार्क की। झाओ शेन वास्तव में धनी थे। यह विला उनकी कई संपत्तियों में से एक था। आलीशान विला को देखते हुए लिन फैंग की आंखों में एक दृढ़ अभिव्यक्ति चमक उठी। झाओ शेन लिन फैंग को अंदर ले गए, जहां एक नौकर ने तुरंत उनका अभिवादन किया। मिस्टर झाओ। झाओ शेन ने स्वीकृति में सिर हिलाया।
नौकर ने ऊपर देखा और यह देखकर दंग रह गया कि इस बार मिस्टर झाओ के साथ जो व्यक्ति था वह मिसेस झाओ नहीं थी। उसके आश्चर्य के बावजूद नौकरानी ने यह नहीं दिखाया। वह तो बस नौकरानी थी, उसका काम तो अपना काम ठीक से करना था। झाओ शेन लिनफैंग को तीसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम में ले गए। अगर आप घर नहीं जाना चाहते हैं तो आप रात के लिए यहाँ रह सकते हैं। अलमारी में कपड़े हैं, लेकिन वे सभी फुरोंग के साइज के हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो बेझिझक कपड़े बदल लें। लिनफेंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। वह जुआ खेलना चाहती थी। जैसे ही झाओ शेन मुड़ने और जाने वाले थे, वह अचानक खड़ी हो गई और झाओ शेन को गले लगा लिया। झाओ शेन, मैं यहाँ अस्थायी रूप से नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि अलमारी हमारे कपड़ों से भरी रहे। झाओ शेन ने एक लंबे विराम के बाद धीरे से लिनफांग के हाथों को खोला। मुझे खेद है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं केवल फुरोंग से प्यार करता हूँ। यह ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे प्यार करती हो, जब तक तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लिनफैंग ने कहा। जब तक तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो, मुझे नामहीन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनफांग का प्यार विनम्र था। वह जानती थी कि वह अपनी विनम्रता दिखाकर ही झाओ शेन की सहानुभूति और दया अर्जित कर सकेगी। वह शंगगुआन फुरोंग नहीं थी जो झाओ शेन की भावनाओं के साथ सिर्फ इसलिए खिलवाड़ कर रही थी क्योंकि वह उसे पसंद करती थी। नहीं, झाओ शेन ने लिनफांग को ठंडे स्वर में धक्का दिया। हम जो कर रहे हैं वह गलत है। लिनफांग ने झाओ शेन को देखा और पूछा, क्या आप शंगगुआन फुरोंग से डरते हैं? उसके शब्द उत्प्रेरक की तरह थे, जिन्होंने तुरंत झाओ शेन की बदला लेने की इच्छा को प्रज्वलित कर दिया। उसे शंगगुआन फुरोंग से क्यों डरना चाहिए? लिनफांग ने कहा, हम दोनों दयनीय लोग हैं। हम गर्मी के लिए एक दूसरे पर निर्भर क्यों नहीं रहते? इस बार झाओ शेन ने लिनफांग को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे गले लगा लिया। इसी बीच किसी ने शयन कक्ष की लाइट बंद कर दी, जिससे सब कुछ अंधकार में डूब गया। बीजिंग में यह प्रथा थी कि सगाई के बाद दुल्हन को अपने दूल्हे के घर पर 3 रातें बितानी पड़ती थी। वह 3 दिन बाद ही घर लौट सकती थी। नी यांग तीसरे पहिए के रूप में नहीं रहना चाहती थी। इसके अलावा उसके घर पर भी काम करने वाले लोग थे, इसलिए वह नहीं रुकी। शंगगुआन देहुई ने अन्य ग्रामीणों को वापस भेजने के लिए परिवहन की व्यवस्था की। हालांकि नी यांग मो किशन की कार में सवार थे। यांग मो किशन ने अपनी आंखें आगे की सड़क पर केंद्रित करते हुए सहज भाव से पूछा, क्या हुआ? नी यांग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। क्या तुम बहादुर हो? मो किशन ने पूछा। नी यांग ने सिर हिलाया, बिल्कुल। आखिर जो व्यक्ति पहले भी मृत्यु का अनुभव कर चुका हो, उसे डरने की क्या बात थी? यह सुनकर मो किशन की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी और उसने आगे कहा, यांग, क्या तुम भूतों से डरते हो? नहीं, नी यांग ने अपना सिर हिलाया। मो किशन ने पूछा, अन्य लड़कियां भूतों से क्यों डरती हैं, लेकिन तुम नहीं? नी यांग ने हंसते हुए कहा, भाई मो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कह दो। इधर उधर की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मो किशन ने अपना गला साफ किया और सरलता से कहा, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, अगर आपको घर पर अकेले रहने में डर लगता है तो मैं आपके साथ रह सकता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मो किशन ने कहा, यांग, गलतफहमी मत पालें, मुझे बस चिंता है कि आप डर गए होंगे। नी यांग ने आंखें मूंद लीं, क्या तुम्हारे मन में कोई गलत इरादा है? मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। यांग, मेरी निंदा मत करो। मो किशन के कान लाल हो गए। टस्क टस्क टस्क, नी यांग ने उसके कान पर चुटकी लेते हुए कहा, अपनी तरफ देखो, सज्जन बनने का नाटक कर रहे हो। बॉस, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ड्राइविंग पर ध्यान दो, अनावश्यक चीजों के बारे में मत सोचो। नी यांग सीधे बैठ गई, कार स्टीरियो चालू कर दिया और तुरंत एक हल्का गाना हवा में भर गया। आड़ू के पत्तों की युक्तियां तीखी हैं, विलो के पत्ते आकाश को ढंकते हैं, मेरे शब्दों को सुनो ओ सम्राट मिंग। यह गीत क्लियर वाटर नदी की खोज, बीजिंग में लोकप्रिय एक कथात्मक गीत था। नी यांग को याद आया कि उसके पिछले जीवन में एक सुंदर युवक ने इस कथात्मक गीत को पॉप हिट में बदल दिया था।
अध्याय 685, सभी तारे चंद्रमा को घेरे हुए हैं, अनंत दृश्य 5। 80 के दशक में इस प्राचीन गीत को फिर से सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे हम समय और स्थान में पहुंच गए हों। नी यांग ने इसे सुनते हुए इसके साथ गुनगुनाया। उसकी आवाज साफ और मधुर थी। जब वह कोई धुन गुनगुनाती थी तो उसमें एक अवर्णनीय आकर्षण होता था, जैसे अप्रैल में हल्की हवा बह रही हो जो आत्मा को शुद्ध कर दे और मन को तरोताजा कर दे। मो किशेन ने उसकी ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। यद्यपि उसकी गति धीमी हो गई थी, फिर भी वे जल्दी ही जिंगुआ गांव पहुंच गए। नी यांग कार से बाहर निकली। मो किशेन उसके साथ नी परिवार के आंगन के प्रवेश द्वार तक गया। यांग, रात में घर पर अकेले रहते समय सुरक्षा का ध्यान रखना। अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना, उन्होंने चेतावनी दी। नी यांग ने हंसते हुए कहा, क्या नी आंटी पड़ोस में नहीं रहती हैं? चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मो किशेन ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखें उसके जाने की अनिच्छा को दर्शा रही थी। नी यांग ने भी उसे गले लगाया और कहा, भाई मो, सच कहूं तो मैं बहुत डरी हुई हूं। तुम यहीं क्यों नहीं रुकते और मेरी रक्षा करते? यद्यपि समाज में स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर रूढ़िवादी सोच थी, फिर भी किसी पुरुष को रात भर रुकने के लिए आमंत्रित करना काफी साहसपूर्ण बात थी। लेकिन नी यांग ने मो किशन पर भरोसा किया। कभी कभी शरारती होने के बावजूद मो किशन एक असाधारण रूप से सम्माननीय व्यक्ति था। सच में मो किशेन की आंखें चमक उठीं। सचमुच, नी यांग ने सिर हिलाया। वे दोनों एक साथ घर के अंदर गए। नी यांग ने उसके लिए अगला कमरा तैयार किया। भाई मो, तुम आज रात यहीं रुक सकते हो। कमरे में एक बाथरूम है। ठीक है, मो किशेन ने सहमति में सिर हिलाया। उस रात मो किशन को अब तक की सबसे आरामदायक नींद आई। अगली सुबह मो किशन भोर से पहले उठ गया। चूंकि निकुई हुआ घर पर नहीं थी, वह नी यांग की देखभाल की जिम्मेदारी लेगा। वह नी यांग के लिए एक आश्चर्य तैयार करना चाहता था। मो किशेन चुपचाप नीचे रसोई में गया, अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और नाश्ता बनाने की तैयारी की। नी परिवार का रसोई घर नी यांग द्वारा डिजाइन किया गया था। एक तरफ साधारण पश्चिमी शैली का गैस स्टोव रखा था। दूसरी ओर लकड़ी जलाने के लिए एक पारंपरिक चीनी स्टोव रखा हुआ था। सामान्य परिस्थितियों में नी यांग और निकुई हुआ दोनों पारंपरिक चूल्हे का उपयोग करते थे, क्योंकि लकड़ी की आग पर पकाया गया भोजन गैस चूल्हे पर पकाए गए भोजन की तुलना में अधिक स्वादिष्ट होता था। थोड़ा विचार करने के बाद मो किशेन ने पारंपरिक चूल्हे का उपयोग करने का फैसला किया। मो किशेन को पहले खाना बनाना नहीं आता था। वह कभी रसोई घर के अंदर भी नहीं गया था। हालांकि नी यांग के साथ इतना समय बिताने और अक्सर उनके सहायक होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे खाना बनाना सीख लिया। मो किशेन ने रेफ्रिजरेटर खोला। अंदर सुअर का मांस, टमाटर, लीक, साग और अन्य सामग्री थी। इसलिए उन्होंने नाश्ते के लिए पोर्क और चाइव से भरे पकौड़े और टमाटर और सब्जी वाले नूडल्स बनाने का फैसला किया। उन्होंने जो देखा उससे पता चला कि नी यांग को नूडल्स बहुत पसंद थे। नी यांग की तरह मो किशन भी क्रियाशील व्यक्ति थे और उन्होंने तुरंत खाना बनाना शुरू कर दिया। पकौड़े पैक करना मुश्किल नहीं था, नी यांग ने उसे पहले ही सिखा दिया था। यद्यपि उसके पकौड़े नी यांग के पकौड़ों जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी वे अच्छे थे। जैसे जैसे मिनट और सेकंड बीतते गए, बाहर की रोशनी तेज हो गई और सुबह की सुनहरी रोशनी की एक किरण खिड़की से चमकने लगी। जब नी यांग सीढ़ियों से नीचे आई तो उसने एक एप्रन लपेटे हुए आदमी को देखा जो आमतौर पर ठंडी आभा बिखेरता था। वह स्टोव के चारों ओर व्यस्तता से काम कर रहा था। नी यांग के नजरिए से उसे उसके तीखे लेकिन खूबसूरत पार्श्व प्रोफाइल का एकदम सही नजारा दिखाई दे रहा था। उसके पतले होठों पर मुश्किल से दिखने वाली रेखा थी। वह टमाटर काटने में पूरी तरह से केंद्रित था। उसके हाथ बहुत सुंदर थे, स्वच्छ, व्यवस्थित, जोड़ स्पष्ट, सममित और लंबे। वह केवल टमाटर काट रहा था, लेकिन वह यह काम एक शक्तिशाली शासक के अधिकार के साथ कर रहा था। जो पढ़ाई में माहिर है वह अधिकारी बन सकता है, जो मार्शल आर्ट में माहिर है वह गार्ड बन सकता है। नी यांग को यह वाक्य मो किशन के लिए उपयुक्त लगा। भाई मो, नी यांग मो किशन के पास गई।
यांग यांग, मो किशन आश्चर्यचकित दिखे। तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? खाना अभी कुछ देर में तैयार नहीं होगा। नी यांग ने हंसते हुए कहा, शायद मुझे यह काम संभाल लेना चाहिए। खाना बनाना वास्तव में पुरुषों का काम नहीं है। लैंगिक समानता को लंबे समय से मान्यता दी गई है। किसने कहा कि रसोई अनिवार्य रूप से लड़कियों की है? मो किशन ने आगे कहा, बॉस, आपकी सोच अभी उतनी उन्नत नहीं है। मो किशन का मानना था कि रसोई घर पुरुषों के लिए जगह नहीं है। एक आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए और खुद को रसोई तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। लेकिन जब से वह नी यांग से मिला है, रसोई में खाना बनाना तो दूर, यहाँ तक कि अगर उसे कपड़े धोने या शौचालय साफ करना पड़ता है तो भी उसे कोई शिकायत नहीं होती। नी यांग हल्के से हंसे, ठीक है, आपकी सोच उन्नत है। वैसे नाश्ते में क्या है? भाप से पके पकौड़े और टमाटर नूडल्स हैं। मो किशन ने आगे कहा, क्या आप कुछ खास खाना चाहते हैं? मैं आपके लिए बना सकता हूं। अध्याय 686, ताजा खबरें। 1। लेडी झाओ ने कभी शिकायत नहीं की। यदि उसे कोई शिकायत थी भी तो वह उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। कुछ डोनट्स खाने के बाद शंगगुआन फुरोंग फिर बोला, इसके अलावा आज का दलिया कल जितना गाढ़ा नहीं लग रहा है। माँ, क्या आप आज सुबह देर से उठी न? यह सुनकर लेडी झाओ, जो डोनट पकड़े हुए थी, तुरंत रुक गई। कल रात उन्होंने लगभग पूरी रात बुद्ध हॉल में बिताई थी और आज सुबह वे सामान्य से थोड़ा देर से उठी न। यह हो सकता है। क्या शंगगुआन फुरोंग ने कुछ नोटिस किया था? लेडी झाओ की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने अपना सिर उठाकर शंगगुआन फुरोंग की ओर देखा और फिर कहा, जरूर, मैं कल सुबह ज्यादा ध्यान दूंगी। शंगगुआन फुरोंग ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया, और मैं कल नाश्ते में क्रिस्टल पैन फ्राइड पकौड़े खाना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा था कि शंगगुआन फुरोंग ने कुछ भी नोटिस नहीं किया था। इस प्रकार लेडी झाओ ने राहत की सांस ली। नाश्ता खत्म करने के बाद शंगगुआन फुरोंग ने एक टिश्यू निकाला और नजाकत से अपना मुंह पोंछते हुए कहा, वैसे झाओ शेन कहाँ है? लेडी झाओ चौंक गईं, लेकिन जल्दी से अपना संयम वापस पाने की कोशिश की। उसे कुछ काम था और वह बाहर गया था। ओह! शंगगुआन फुरोंग ने बिना कुछ सोचे सिर हिलाया, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। आज निकुई हुआ का शंगगुआन में पहला दिन था। स्वाभाविक रूप से उसे जाकर उसका हालचाल पूछना था। अन्यथा भविष्य में शंगगुआन परिवार में उसका क्या स्थान होगा? निकुई हुआ नई बहू थी और इसलिए उसे एक कप चाय देनी चाहिए। वह कल रात अवसर चूक गई, लेकिन आज सुबह वह निश्चित रूप से निकुई हुआ को उसकी जगह पर रखेगी। जरूर। लेडी झाओ खड़ी हुई और शंगगुआन फुरोंग को दरवाजे तक ले गई। शंगगुआन फुरोंग की लुप्त होती आकृति को देखकर लेडी झाओ के माथे पर पसीने की एक परत जम गई। जैसे ही शंगगुआन फुरोंग निकला, झाओ शेन अंदर चला गया। लेडी झाओ की आंखों में रोशनी की एक किरण चमकी और वह तुरंत उससे मिलने चली गई। शेनबाओ। माँ। झाओ शेन कार से बाहर निकला। झाओ शेन ने लेडी झाओ की ओर देखा। माँ, मैं। लेडी झाओ ने हाथ हिलाया, कुछ मत कहो, मैं समझती हूँ। क्या तुमने अभी तक नाश्ता किया है? झाओ शेन ने अपना सिर हिलाया। लेडी झाओ ने जवाब दिया, अंदर आकर खाना खा लो, सूप अभी भी गर्म है। ठीक है। झाओ शेन ने सिर हिलाया और लेडी झाओ के पीछे अंदर चला गया। लेडी झाओ ने झाओ शेन को कुछ दलिया परोसा। झाओ शेन ने भोजन कक्ष में चारों ओर देखा। फुरोंग कहाँ है? वह अपनी माँ के घर चली गई। लेडी झाओ ने उत्तर दिया। झाओ शेन ने एक चम्मच दलिया पीने के लिए अपना सिर नीचे किया। फुरोंग, उसे कुछ पता नहीं चला, है ना? नहीं। लेडी झाओ ने अपना सिर हिलाया। यह अच्छा है। झाओ शेन ने राहत की सांस ली। माँ, आपने जो दलिया बनाया है वह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उसका मूड बेहतर हो गया था। यहाँ तक कि सादा दलिया भी बेहतर स्वाद वाला था। लेडी झाओ ने जवाब दिया, तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है। कुछ देर पहले फुरोंग को लगा कि मेरा दलिया पर्याप्त गाढ़ा नहीं है। झाओ शेन अपना दलिया पीते हुए रुक गया। लेडी झाओ अब 78 साल की हो चुकी थीं, एक ऐसी उम्र जब किसी को जीवन की शांति का आनंद लेना चाहिए।
फिर भी उन्हें अपनी बहू की नाराजगी सहनी पड़ी। घर पर नौकरानियां होने के बावजूद लेडी झाओ को हर सुबह नाश्ता बनाना पड़ता था, क्योंकि शंगगुआन फुरोंग को उनका बनाया हुआ खाना पसंद था। यह क्षम्य था कि शंगगुआन फुरोंग ने आभार व्यक्त नहीं किया, लेकिन उसकी शिकायतें अस्वीकार्य थीं। यह उसकी गलती थी कि वह पुत्रवत व्यवहार नहीं कर रहा था। लेडी झाओ, जैसे कि झाओ शेन की चिंताओं को समझ रही हूँ, हंसी और बोली, शेनबाओ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, सुबह जल्दी उठना और व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। लोग मशीन की तरह होते हैं, अगर हम नहीं चलते तो हम जंग खा जाते हैं। क्या यह सिर्फ नाश्ता बनाने से नहीं होता? जब मैं छोटी थी तो मैंने इससे भी बदतर हालात का सामना किया है। अपनी युवावस्था में उन्होंने कष्ट सहे, अब जब जीवन बेहतर हो गया है तब भी उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। यह सुनकर झाओ शेन को बुरा लगा। उसने जल्दी से दलिया का एक कटोरा खत्म किया और ऊपर की ओर भागते हुए कहा, माँ, मेरा पेट भर गया है। जैसे ही लेडी झाओ ने झाओ शेन की पीछे हटती हुई आकृति को देखा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। इतने सालों के बाद झाओ शेन के लिए खुद के लिए खड़े होने का समय आ गया था। शंगगुआन फुरोंग शंगगुआन पहुंचे। लेडी शंगगुआन लिविंग रूम में छोटी नीयुन के साथ खेल रही थी। माँ, मेरा भाई और दया कहाँ हैं? शंगगुआन फुरोंग काफी समय से घर में थी और उसने निकुई हुआ इस नवविवाहित को उसका अभिवादन करने के लिए आगे आते नहीं देखा था। कितना असभ्य! लेडी शंगगुआन ने लिटिल नियू के लिए एक अंगूर छीला। वे फिल्म देखने गए थे। यह चंद्र कैलेंडर का 11वां महीना था और सीमित संरक्षण तकनीक के कारण अंगूर दुर्लभ थे और उन्हें खरीदना कठिन था, यहाँ तक कि धनी लोगों के लिए भी। जब शंगगुआन फुरोंग ने लेडी शंगगुआन को लिटिल नियुन को अंगूर खिलाते देखा तो वह हैरान रह गई। क्या बिना रक्त संबंध वाला बच्चा वास्तव में लेडी शंगगुआन से इतने अच्छे व्यवहार का हकदार था? शंगगुआन फुरोंग ने देखा कि लेडी शंगगुआन लिटिल नियुन के साथ अपने पोते झाओ जिजुन और झाओ जिकिंग से अलग नहीं थी। अध्याय 687 ब्रेकिंग न्यूज 2। लेकिन झाओ जीजुन और झाओ जिकिंग उनके अपने परपोते हैं, क्या उनकी तुलना की जा सकती है? लेडी शंगगुआन वास्तव में प्राथमिकता तय नहीं कर पाती हैं। वे फिल्म देखने चले गए और बच्चे की देखभाल के लिए आपको घर पर अकेली छोड़ गए। हाँ, लेडी शंगगुआन ने सिर हिलाया। हमारा छोटा युनयुन बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला और आज्ञाकारी है। युनयुन, आंटी को बुलाओ। आंटी, छोटी नियुन ने स्पष्ट स्वर में पुकारा। शंगगुआन फुरोंग ने छोटी नियुन को अनदेखा किया और कहा, क्यों? वे मौजमस्ती करने के लिए बाहर क्यों जाते हैं और बच्चे की देखभाल के लिए तुम्हें घर पर अकेला क्यों छोड़ देते हैं? एक बच्चा जिसका शंगगुआन परिवार के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। शंगगुआन फुरोंग अब क्रोध से भर गया। क्योंकि मुझे पसंद है, मैं वास्तव में लिटिल युनयुन को पसंद करती हूँ। लेडी शंगगुआन ने लिटिल नियुन को उठाया और शंगगुआन फुरोंग को नजरअंदाज करने का फैसला किया। वह सचमुच छोटी नियू से बहुत प्यार करती थी। आमतौर पर शंगगुआन देहुई शायद ही कभी घर आती थी और शंगगुआन जू और शंगगुआन शी केवल छुट्टियों पर ही लौटते थे। वह घर पर अकेली बहुत ऊब जाती थी, अक्सर सोफे पर बैठी रहती थी। लेकिन अब यह अलग था, अब उसके पास छोटी नियू थी। छोटी नियुन पिस्ता जैसी थी। उसकी संगत में लेडी शंगगुआन को लगा कि वह बहुत जवान हो गई है। क्या वह अभी भी उपनामनी से जानी जाती है? शंगगुआन फुरोंग ने आगे कहा। लेडी शंगगुआन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। फुरोंग, क्या तुम कम चिंता नहीं कर सकती? माँ, क्या तुम सच में सोचती हो कि हम दूसरों के बच्चों की परवरिश करके दानशील हैं? क्या तुम्हें हंसी का डर नहीं है? शंगगुआन फुरोंग ने अपनी बाहें पार कर लीं। छोटी नियुन को समझ में नहीं आया कि बड़े लोग क्या कह रहे थे और उसने उत्सुकता से आंखें झपकाईं। लेडी शंगगुआन ने छोटी नियू को कसकर गले लगाया। यूं, क्या तुम दादी के साथ पीछे के बगीचे में झूला झूलना और फिसलना चाहोगी? ताकि छोटी नियू को और अधिक मजा आ सके, लेडी शंगगुआन ने दूसरे शहर से एक स्लाइड लाने के लिए पैसे खर्च कर दिए थे। जरूर, छोटे नियुन ने सिर हिलाया। लेडी शंगगुआन ने अब शंगगुआन फुरोंग की परवाह नहीं की। वह लिटिल नियुन को पीछे के बगीचे में ले गई। शंगगुआन फुरोंग ने लेडी शंगगुआन की पीछे हटती हुई आकृति को देखा
असहायता से अपना सिर हिलाया और दूसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम में चली गई। यह वही कमरा था जहां शंगगुआन देहुई और निकुई हुआ कल रात रुके थे। शंगगुआन फुरोंग ने धक्का देकर दरवाजा खोला। कमरे को बहुत गर्मजोशी से सजाया गया था। कोट रैक पर एक लाल दुपट्टा लटका हुआ था। शंगगुआन फुरोंग ने बाथरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला। वॉशबेसिन पर त्वचा देखभाल उत्पादों की एक पंक्ति रखी हुई थी, जो सभी आईसी स्किन जेड के सुप्रीम संस्करण थे। बिना सोचे समझे वह जान गई कि ये त्वचा देखभाल उत्पाद निकुई हुआ के हैं। एक देहाती महिला के रूप में निकुई हुआ की स्थिति को देखते हुए क्या वह ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली चीजों की हकदार थी? शंगगुआन फुरोंग ने भौहें सिकोड़ी, एसेंस दूध की एक बोतल उठाई और उसे सूंघा। सुप्रीम संस्करण की महक नियमित संस्करण की तुलना में कहीं बेहतर थी। निकुई हुआ तो एक किसान महिला थी, उसे आईसी स्किन जेड खरीदने के लिए पैसे कहां से मिले? बिना सोचे समझे वह जान गई कि ये सौंदर्य प्रसाधन उसे शंगगुआन देहुई ने ही दिए होंगे। चोरी करना शंगगुआन फुरोंग की शैली नहीं थी, लेकिन इसका उपयोग करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? आखिरकार इसे शंगगुआन परिवार के पैसे से खरीदा गया था। शंगगुआन फुरोंग ने नल खोला और अपना चेहरा सावधानीपूर्वक फेस वॉश से धोया, उसके बाद लोशन और आवश्यक तेलों से धोया। वह नहीं जानती थी कि क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन उसे लगा कि यह सुप्रीम संस्करण नियमित संस्करण से कहीं बेहतर था। उसे इतनी अच्छी चीज खरीदने का मौका भी नहीं मिला। फिर निकुई हुआ को फायदा कैसे मिला? शंगगुआन फुरोंग ने खुद को आईने में देखा और थोड़ा सा मुंह सिकोड़ लिया। अब तक वह भूल चुकी थी कि निकुई हुआ ने एक बार उसे सुप्रीम एडिशन आईसी स्किन जेड का एक डिब्बा दिया था। उसने इसे संजोया नहीं और यहां तक कि इसे नकली भी बताया, जिससे निकुई हुआ शर्मिंदा हो गई। शंगगुआन फुरोंग ने फिर पड़ोसी कैबिनेट का दरवाजा खोला। यह कैबिनेट परफ्यूम और शैम्पू से भरा हुआ था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंगगुआन फुरोंग को अतिरिक्त सुप्रीम एडिशन आईसी स्किन जेड का एक और बॉक्स मिला। लोग कतार में खड़े थे और इसे खरीद नहीं पा रहे थे, लेकिन निकुई हुआ के पास अपने लिए एक और बचा हुआ एक था। क्या आईसी स्किन जेड का यह सेट उसे खुश करने के लिए था? शंगगुआन फुरोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उपहार बॉक्स लेने के लिए आगे बढ़ी। उपहार बॉक्स वापस रखने में उसे कुछ समय लगा। भले ही निकुई हुआ उसे खुश करना चाहता था, लेकिन वह निकुई हुआ को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। जब तक निकुई हुआ स्वेच्छा से नियांग और नियुन के उपनामों को शंगगुआन में बदलने के लिए तैयार नहीं था, अन्यथा वह निकुई हुआ को कभी स्वीकार नहीं करती। शंगगुआन फुरोंग ने कुछ देर तक कमरे में इधर उधर देखा, फिर नीचे चला गया। फुरोंग, तुम ऊपर क्या कर रहे थे? लेडी शंगगुआन ने छोटी नियू को गले लगाते हुए पूछा, जब वह बाहर से आई थी। शंगगुआन फुरोंग ने कहा, माँ, यह कितना अजीब सवाल है। यह मेरा घर है। क्या ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मुझे जाने की अनुमति नहीं है? अध्याय 688, ताजा खबरें 3। मेरा यह मतलब नहीं था, बूढ़ी महिला शंगगुआन ने आगे कहा। तुम्हारा भाई और दया एक साथ बहुत खुश हैं और तुम्हें एक बहन के रूप में आशीर्वाद देना चाहिए, अराजकता नहीं फैलानी चाहिए। मुझे पता है, शंगगुआन फुरोंग ने उत्तर दिया। बूढ़ी महिला शंगगुआन ने कहा, और मुझे फिर से कहना है, लिन फैंग पर नजर रखना। तुम बहुत जिद्दी हो और यह तुम्हारा पतन होगा। शंगगुआन फुरोंग ने हंसते हुए कहा, माँ, आप हमेशा यही कहती रही हैं। क्या आपने कभी मेरी भावनाओं पर विचार किया है? लिन फैंग मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उस पर उतना ही भरोसा करती हूँ जितना आप दया पर करती हैं। अगर मैं लगातार आपके सामने दया के बारे में बुरा बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? शंगगुआन फुरोंग और लिन फांग अब बहुत अच्छे दोस्त थे और उसे विश्वास नहीं था कि लिन फांग उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगा। बूढ़ी महिला शंगगुआन ने आह भरते हुए कहा, मैं बस इतना कह रही हूँ, आप सुने या नहीं, यह आप पर निर्भर है। शंगगुआन फुरोंग ने मूल रूप से निकुई हुआ के लौटने तक शंगगुआन परिवार में रहने की योजना बनाई थी। आखिरकार निकुई हुआ के पास अभी भी उसे देने के लिए आइस स्किन जेड थी, लेकिन उसने दोपहर तक इंतजार किया और निकुई हुआ अभी तक वापस नहीं आया था। शंगगुआन फुरोंग के पास अब इंतजार करने का धैर्य नहीं था।
उसने अमीर महिलाओं के साथ ताश खेलने की योजना बनाई। अब चूंकि उसके पास गुओस तियानजियांग का सदस्यता कार्ड था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ताश खेलने के लिए गुओस तियानजियांग की तीसरी मंजिल पर चली गई। शंगगुआन घर से कुछ ही दूरी पर शंगगुआन फुरोंग की मुलाकात लिन फैंग से हुई। बहन फुरोंग, आप कहाँ जा रही हैं? ताश खेलने के लिए, शंगगुआन फुरोंग ने उत्तर दिया। लिन फैंग ने ईर्ष्या से कहा, प्यार करने वाला पति होना वाकई अलग बात है। मेरे विपरीत, मैं सिर्फ अपने आराम के दिनों में ही खेल सकती हूँ। मुझे अन्यथा खेलने का समय कहाँ मिलेगा? शंगगुआन फुरोंग ने हंसते हुए कहा, तो यह केवल एक महिला के लिए एक अच्छा पति खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि परिवार का प्रबंधन करने की क्षमता रखने के बारे में भी है। लिन फैंग ने सिर हिलाया, आप सही कह रही हैं, बहन फुरोंग। मुझे आप जैसी काबिल महिलाओं से ईर्ष्या होती है। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूं। शंगगुआन फुरोंग ने लिन फैंग के हाथ थपथपाए, इन चीजों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। लिन फैंग ऊपर से ईर्ष्यालु लग रहा था, लेकिन अंदर से उपहास कर रहा था। शंगगुआन फुरोंग को किस बात पर इतना गर्व था? क्या वह जानती थी कि झाओ शेन ने पहले ही उसे धोखा दे दिया है? बहुत समय नहीं बीता था कि झाओ शेन शंगगुआन फुरोंग को कचरे की तरह त्याग देगा। लिन फैंग ने आगे कहा, बहन फुरोंग, क्या मैं आपके साथ ताश खेलने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए चल सकता हूं? शंगगुआन फुरोंग ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी, क्योंकि लिन फैंग ने बहुत सोच समझकर अनुरोध किया था। दोनों गुओस तियानजियांग की तीसरी मंजिल पर स्थित वीआईपी कमरे में गए। लिन फैंग ने कहा, सिस्टर फुरोंग का धन्यवाद, मैं पहली बार इतने परिष्कृत स्थान पर आया हूं। शंगगुआन फुरोंग ने आश्चर्य से पलटकर कहा, लेकिन क्या सदस्यता कार्ड आपकी ओर से नहीं है? लिन फैंग थोड़ा हंसा, फिर बोला, बहन फुरोंग, मैं इतना महंगा सदस्यता कार्ड कैसे खरीद सकता हूं? किसी ने मुझे भी दिया था। मेरी हैसियत के हिसाब से, अगर आप मेरे साथ नहीं होती, तो मैं ऐसी जगह पर नहीं होता। केवल आप, बहन फुरोंग, इस सदस्यता कार्ड का उपयोग कर सकती हैं। लिन फैंग की चापलूसी ने शंगगुआन फुरोंग को बहुत खुश किया। जैसे ही उन्होंने वीआईपी कमरे का दरवाजा खोला, जिया झेनझेन, झाओ यियुन और एक अन्य अमीर महिला पहले ही आ चुकी थी। शंगगुआन फुरोंग ने लिन फैंग का सभी से परिचय कराया। नमस्ते बहनों, मैं लिन फैंग हूं। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना। भविष्य में मेरा ख्याल रखना? यह दिलचस्प हो सकता है। बाकी तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में उलझन देखी। लिन फैंग के पास उत्कृष्ट सामाजिक कौशल थे और अपनी चापलूसी के माध्यम से वह जल्दी ही इस आंतरिक मंडली में स्वीकार कर ली गई। उस शाम शंगगुआन फुरोंग लिन फैंग को झाओ परिवार में वापस ले आया। जब झाओ शेन ने लिन फैंग को देखा, तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और कुछ हद तक अप्राकृतिक लगा। यह लिन फैंग का झाओ परिवार में पहला आगमन नहीं था। हालांकि पिछली रात उन दोनों के बीच जो कुछ हुआ था, उसे देखते हुए अब उनकी मुलाकात कुछ अजीब थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और लिन फैंग के लिए चाय बनाओ। शंगगुआन फुरोंग ने झाओ शेन की तरफ आंखें घुमाईं। शंगगुआन फुरोंग जानबूझकर लिन फैंग के सामने परिवार में अपनी स्थिति का प्रदर्शन कर रही थी। उसे यह नहीं मालूम था कि बाहरी लोगों के सामने एक पुरुष के लिए अपनी इज्जत बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। लिन फैंग ने तेजी से झाओ शेन के हाथों से चायदानी ले ली। उसकी उंगलियां उसकी हथेली से टकरा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, हमें इसके लिए जीजाजी की क्या जरूरत है? मैं इसे खुद कर सकती हूं। बहन फुरोंग, क्या आपको अपनी चाय में चीनी पसंद है? शंगगुआन फुरोंग, जो दबंगई और दूसरों की आज्ञाकारिता का आदी था, उसे कुछ भी गलत नजर नहीं आया। नहीं, मुझे शुद्ध हरी चाय पसंद है। ठीक है। लिन फैंग चाय बनाने चली गई। अध्याय 689, ताजा खबरें। 4। बूढ़ी महिला झाओ तीसरी मंजिल पर नक्काशीदार रेलिंग के सामने खड़ी होकर नीचे की हर चीज को देख रही थी। उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। समस्त शांतिकाल का जन्म युद्ध की राख से होता है, यह बात परिवार पर भी लागू होती है। युद्ध का अनुभव करने के बाद ही कोई सही मायने में शांति को समझ सकता है। अन्यथा कुछ लोग यह नहीं जान पाएंगे कि इसकी कद्र कैसे की जाए।
शाम को लिन फांग झाओ के घर रात के खाने के लिए रुके। खाने की मेज पर सब कुछ शांत था, लेकिन इसके नीचे लिन फांग ने झाओ शेन को चुपचाप लात मार दी। झाओ शेन ने अचंभित होकर ऊपर देखा और केवल लिन फांग का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। इस डर से कि शांगगुआन फुरोंग को पता चल जाएगा, उसने जल्दी से खाना शुरू कर दिया। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं शौचालय जा रही हूं। लिन फैंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और शौचालय की ओर चल दी। मैं सिगरेट पीने जा रहा हूं। झाओ शेन भी टेबल से उठ गया। जैसे ही वह डाइनिंग रूम से बाहर निकला, किसी ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। दोनों गलियारे के अंत में बने स्टोर रूम में चले गए। मुझे तुम्हारी याद आती थी। अंधेरे में वे एक दूसरे से कसकर गले मिले। दालान के उस पार और कोने के आसपास भोजन कक्ष था, जहां शांगगुआन फुरोंग अपना भोजन समाप्त कर रही थी। वह इस बात से अनजान थी कि दीवार के दूसरी ओर उसका पति और उसका अच्छा दोस्त एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे। कैसी विडंबना। थोड़ी देर बाद वे एक के बाद एक भोजन कक्ष में आए। रात के खाने के बाद लिन फांग ने जाने का सुझाव दिया। झाओ परिवार में अपनी स्थिति पर जोर देने के लिए शांगगुआन फुरोंग ने कहा, झाओ शेन, लिन फांग को घर छोड़ दो। ओह, क्या यह उचित है? झाओ शेन हिचकिचाया। शांगगुआन फुरोंग का चेहरा ठंडा हो गया। जैसा कहा गया है वैसा करो। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। झाओ शेन ने चुपचाप सिर हिलाया, कार की चाबियां उठाईं और चले गए। लिन फांग ने हंसते हुए कहा, बहन फुरोंग, आप वास्तव में जानती हैं कि अपने बहनोई को कैसे संभालना है। बहुत आसान। लिन फैंग बेहद खुश दिखे। अगली सुबह शांगगुआन फुरोंग ने शांगगुआन के घर का पुनः दौरा किया। जैसे ही वह शांगगुआन के प्रांगण में दाखिल हुई, उसकी मुलाकात निकुई हुआ से हुई, जो शू लियान को प्रवेश द्वार से बाहर ले जा रहा था। फुरोंग, निकुई हुआ ने उसका अभिवादन करने की पहल की। शांगगुआन फुरोंग ने उदासीनता से सिर हिलाकर जवाब दिया। वह अभी भी निकुई हुआ की स्थिति को लेकर चिंतित थी। यदि शांगगुआन देहुई का मोह न होता तो निकुई हुआ शांगगुआन निवास के अंदर पैर नहीं रख पाती। इस समय शांगगुआन फुरोंग ने देखा कि जू लियान सुप्रीम एडिशन आई स्किन जेड ब्यूटी का एक बॉक्स पकड़े हुए था। क्या वह आई स्किन जेड ब्यूटी कुछ ऐसा नहीं था जिसका इस्तेमाल निकुई हुआ ने उसके साथ पक्षपात करने के लिए किया था? तो फिर अब इसे जू लियान ने क्यों छीन लिया? शांगगुआन फुरोंग को बहुत दुख हुआ, मानो उसकी बहुमूल्य संपत्ति चोरी हो गई हो। क्या ऐसा हो सकता है कि निकुई हुआ ने 2 सेट तैयार किए हों? एक जू लियान के लिए और दूसरा उसके लिए। भाग्यशाली जू लियान शांगगुआन परिवार से कोई संबंध न होने के बावजूद यहां लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहे। शांगगुआन फुरोंग निकुई हुआ के साथ अंदर गए। उसने काफी देर तक इंतजार किया। शांगगुआन में दोपहर का भोजन किया, लेकिन जब वह रात के खाने के समय के लिए वहां से निकली, तब तक निकुई हुआ ने उसे सुप्रीम एडिशन आई स्किन जेड ब्यूटी भेंट नहीं की। क्या चल रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि निकुई हुआ भूल गया हो? चीजों को सीधे तौर पर मांगना शांगगुआन फुरोंग की शैली नहीं थी। उसके पास निकुई हुआ को आज्ञाकारी ढंग से उन्हें देने के तरीके थे। अपने गुस्से को दबाते हुए शांगगुआन फुरोंग ने शांगगुआन को छोड़ दिया और उस रात झाओ शेन को अध्ययन कक्ष में सुला दिया। आज 14 नवंबर था, मोकीशन का जन्मदिन। नी यांग सुबह जल्दी उठ गई। उसने एक सादा सफेद चियोंगसम पहना, उसके ऊपर एक मैरून कोट डाला। जो उपहार उसने तैयार किया था उसे उठाया, निकुई हुआ का अभिवादन किया और घर से बाहर निकल गई। फिर भी नी यांग सीधे मोकीशन के घर नहीं गई। इसके बजाय वह अपनी साइकिल पर सवार होकर रोज गार्डन गई। जिंगुआ गांव में लगभग 300 एकड़ गुलाब के खेत थे। चूंकि सर्दी का मौसम था, इसलिए गुलाब के बगीचे को प्लास्टिक की चादरों से ढककर ग्रीन हाउस बनाया गया था। ग्रीन हाउस के अंदर का हिस्सा गर्म रखने के लिए बाहर पुआल बिछाया गया था। हालांकि सर्दी का मौसम था, लेकिन ग्रीन हाउस लाल गुलाबों से भरा हुआ था, जो एक अद्भुत नजारा था। यांग, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? आंटी लिन, जो ग्रीन हाउस की देखभाल कर रही थीं, नी यांग को देखकर हैरान रह गईं। नी यांग ने अपनी बाइक खड़ी की और मुस्कुराई। आंटी लिन, मैं कुछ गुलाब चुनने आई हूँ। गुलाबों का यह टुकड़ा आंटी लिन के परिवार का था। जब से उन्होंने गुलाब के पौधे लगाए हैं,
आंटी लिन ने 2 या 300 युआन कमाए हैं। नियांग को देखना उसके लिए धन के देवता को देखने जैसा था। वह हंसते हुए बोली, अंदर आओ, बाहर ठंड है। बगीचे से जो भी गुलाब तुम्हें पसंद हो उसे चुन लो। आमतौर पर वे गुलाब तोड़ते, उनका वजन करते और उन्हें नी परिवार को सौंप देते। नियांग के व्यक्तिगत रूप से आने का मतलब शायद यह था कि वह घर वापस फूलदान में रखने के लिए कुछ गुलाब चुनना चाहती थी। यह एक ऐसी लड़की की खासियत है जिसे फूलों और पौधों से प्यार था। नियांग आंटी लिन के साथ अंदर चली गई। अध्याय 690 ताजा खबरें। 5। आंटी लिन ने नियांग को एक कैंची दी। यांग, जो भी तुम्हें पसंद हो उसे काट दो, मेरे साथ औपचारिकता मत निभाओ। धन्यवाद आंटी लिन। नियांग ने कैंची ली और सबसे आकर्षक कलियों वाले गुलाबों को चुना और 36 गुलाब काट दिए। फिर नियांग ने गुलाबों को लपेटने के लिए अपने बैग से प्लास्टिक पेपर के 3 रंगीन टुकड़े और एक लाल धागा निकाला। थोड़े से रैपिंग पेपर ने गुलाबों के आकर्षण को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। आंटी लिन आश्चर्यचकित थी। यांग, तुम सचमुच प्रभावशाली हो। नियांग ने हंसते हुए कहा, चाची लिन, गुलाब ही सबसे सुंदर होते हैं। गुलाब लपेटने के बाद नियांग ने अपनी जेब से 1 युआन का सिक्का निकाला और आंटी लिन को दे दिया। उसने गांव में गुलाब के लिए 3 सेंट प्रति पाउंड का भुगतान किया। 36 गुलाबों के साथ, जिसमें शाखाएं और पत्तियां भी शामिल थीं, यह लगभग 2 से 3 पाउंड था। आंटी लिन ने नियांग के पैसे लेने से इनकार कर दिया। यह सिर्फ कुछ गुलाब हैं, यांग। अगर तुम पैसे देने पर जोर दोगे तो क्या यह मेरा अपमान नहीं होगा? नियांग ने हंसते हुए कहा, इससे ही आपकी आजीविका चलती है और मैं इसे मुफ्त में नहीं ले सकता। कृपया पैसे रख लें, अन्यथा अगली बार मेरे पास आकर गुलाब तोड़ने की हिम्मत नहीं होगी। नियांग को मना करने में असमर्थ, आंटी लिन ने अनिच्छा से पैसे ले लिए। सिर्फ 1 युआन बहुत ज्यादा है। इन फूलों का वजन अधिकतम 2 पाउंड है। यांग, तुम्हें बदले में पैसे लेने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो। नियांग ने बदले में मिले पैसे लिए, गुलाब के फूल उठाए और अपनी बाइक पर सवार होकर शहरी क्षेत्र की ओर चल पड़ी। मो किशन अब मो परिवार के घर में नहीं रहते, बल्कि अपने स्वयं के विला में रहते हैं। नियांग अपनी बाइक पर सवार होकर मो किशन के विला तक गई और दरवाजे की घंटी बजाई। मो किशन सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति नहीं था। अभी सुबह के 7 ही बजे थे और दरवाजे की घंटी ने उसे जगा दिया, जिससे उसका मूड बहुत खराब हो गया। दरवाजे पर कौन हो सकता है? उसके नौकरों ने अभी काम शुरू नहीं किया था और वह अजनबियों को रुकते देखना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसे स्वयं ही दरवाजा खोलना पड़ा। मो किशन का चेहरा तना हुआ था और उसके पतले होंठ लगभग सीधी रेखा में थे जब वह बिस्तर से बाहर निकला और रजाई उतार फेंकी। एक मजबूत, डराने वाली आभा उससे निकल रही थी। असंतुष्ट बॉस अच्छी बात नहीं है। जब मो किशन ने अपने ठंडे व्यवहार के साथ दरवाजा खोला तो उसे ज्वलंत लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता मिला। दादा, जन्मदिन मुबारक हो भाई मो। गुलदस्ते के पीछे से एक पेंटिंग जैसा खूबसूरत चेहरा उभरा। कहावत के विपरीत उसने गुलाबों को भी शर्मिंदा कर दिया। मो किशन ने तुरंत अपना आपा खो दिया। उसने नियांग को उठाया और पूछा, यांग, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? नियांग ने एक हाथ में गुलाब पकड़े और दूसरे हाथ में मो किशन की गर्दन लपेटते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती हूँ? यांग, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। मो किशन ने बहुत खुश होकर नियांग को कई बार घुमाया। उसके माता पिता के अलावा किसी को भी उसका जन्मदिन कभी याद नहीं रहा। इस समय उसकी भावनाओं को नकारना झूठ होगा। यांग, धन्यवाद। मो किशन ने नियांग को कसकर गले लगाया। तुम बकवास क्यों कर रहे हो? नियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भाई मो, गुलाब के अलावा मैंने तुम्हारे लिए एक और रहस्यमय उपहार तैयार किया है। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वह क्या है? मो किशन ने अपनी नाक रगड़ी। टाई? नहीं। नियांग ने अपना सिर हिलाया। कपड़े? नियांग ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। शायद जूते? नियांग ने फिर भी अपना सिर हिलाया। कई वस्तुओं का अनुमान लगाने के बावजूद मो किशन ने सभी गलत अनुमान लगाए। नियांग ने आह भरी, भाई मो, आप वास्तव में निराशाजनक हैं।
मो किशेन ने बेशर्मी से जवाब दिया, मैं मूर्ख हूं और तुम होशियार हो, हम एक दूसरे के पूरक हैं। तभी नियांग ने वह उपहार प्रस्तुत किया जिसकी तैयारी उसने महीनों पहले शुरू कर दी थी। क्या आपको यह पसंद है? यह वाइन रंग का बुना हुआ दुपट्टा था। हालांकि यह बहुत आकर्षक नहीं लग रहा था, लेकिन यह गर्म था। मुझे यह बहुत पसंद है। मो किशेन ने जल्दी से सिर हिलाया। यांग, क्या तुमने इसे खुद बनाया है? नियांग मंद मंद मुस्कुराई। आखिरकार एक स्मार्ट अनुमान। यह उसका पहला मौका था जब उसने दुपट्टा बुना था। इसे पूरा करने में उसे 1 महीने से ज्यादा समय लगा। जब उसने बुनाई को खोला और फिर से बुना। अजीब बात है कि वह आमतौर पर चीजों को जल्दी सीख लेती है, लेकिन स्कार्फ बुनना उनमें से एक नहीं था। मुझे इसे पहनने में मदद करो। जरूर, नियांग ने सिर हिलाया, दुपट्टा उठाया, पंजों के बल खड़ी हुई और बोली, बस थोड़ा नीचे झुक जाओ। मो किशन निर्देशानुसार नीचे झुका और नियांग ने सहजता से दुपट्टा उसके गले में डाल दिया। लेकिन उसी समय एक शीतल स्पर्श ने अचानक उसके होठों के कोने को छू लिया। तंबाकू की गंध उसके नथुनों में भर गई, हल्का और सुखद। अचानक ही उसने उसे छोड़ दिया। नियांग रसोई की ओर बढ़ी। भाई मो, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है ना? मैं यह करूंगा, मो किशेन ने नियांग के नक्शेकदम पर चलते हुए कहा। मो किशेन को लगा कि जब तक वह वहां है, नियांग को अकेले खाना नहीं बनाना चाहिए। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें खाना कैसे बनाने दूं? मैं खुद बनाऊंगी। नियांग ने मो किशन को दरवाजे की ओर धकेला। जल्दी से ऊपर जाओ और कपड़े बदल लो। एक बार जब तुम कपड़े पहन लो तो हम खाना खा सकते हैं। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें।